जीवन के दिन छोटे सही, बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ, सोचे जो हम मत वाले। फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिनेंशियल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए जो आर्म फोर्सेस डिसेबल सोल्जर्स है, जिसको ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है, वही यहाँ पे रहते हैं। माउथ पेंटिंग ऐसा एक फील्ड है जिसमें मुंह से ब्रश होल्ड करके पेंटिंग करना होता है। इसमें आपका अदर फिजिकल डिसेबिलिटी उतना डिस्टर्ब नहीं करता। इन जो हमारे अटेंडेंट्स है या इनसे हम लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन जो रिश्ता अभी बना है, दिस बॉन्ड इज मोर डिवाइन एंड प्योर एंड फ्रॉम हार्ट। नमस्कार, नर्मदे हर 8 क्रिएशनच्या मनस्संवाद या सदरात आपणा सर्व कलाप्रेमी रसिकांचं मनपूर्वक स्वागत। मनस्संवादच्या माध्यमातून आपण दरवेळी कलाक्षेत्रात नाविन्यपूर्ण कामगिरी करणाऱ्या आणि स्वतःच्या आयुष्यातल्या दुर्धर प्रसंगांवर कलेच्या माध्यमातून मात करणाऱ्या अशा काही हरहुन्नरी कलाकारांना भेट देत असतो। हा कार्यक्रम मी आज इथे उभं राहून करू शकते आणि तुम्ही तुमच्या घरांमध्ये हा निवांतपणे पाहू शकत आहात, याचं पहिलं आणि एकमेव कारण म्हणजे आपल्या देशाच्या सुरक्षित सीमा। आणि ह्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी आपलं डिफेन्स सर्व्हिसेस अर्थात आपल्या आर्म फोर्सेस, नेव्हल ऑफिसर्स आणि एअरफोर्स ह्या तीनही दलांचे जवान हे 24 तास डोळ्यात तेल घालून आपलं कर्तव्य बजावत असतात। हे कर्तव्य बजावत असताना काही सैनिकांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागते, हौतात्म्य पत्करावं लागतं, तर काहीकांना काही जखमा किंवा कायमस्वरूपी जायबंदी व्हावं लागतं। आपण अशा न्यूज पाहत असतो, अशा बातम्या पाहत असतो आणि आपण त्याविषयी हळहळही व्यक्त करतो। अशा प्रकारे कायमस्वरूपी अपंगत्व किंवा जायबंदी झाल्यानंतर अशा सैनिकांचं पुढे काय होतं आणि ते त्यांचं आयुष्य पुढे कसं घालवतात हे बघण्यासाठीच आज आपण एक विशेष कार्यक्रम करत आहोत। आणि त्यासाठी आपण आलेले आहोत महाराष्ट्र पुणे खडकी येथील पॅराप्लेजिक रिहॅबिलिटेशन सेंटर इथे। ह्या इथे उभं राहिल्यानंतर प्रकर्षाने जाणवतं की मुळातच लढवय्या असलेल्या ह्या सैनिकांना अशा अवस्थेतही पुढे जाण्यासाठी आणि आपलं आयुष्य चांगल्या पद्धतीत जगण्यासाठी काय सहाय्य करतं, तर ही कला। आणि ही कला आणि या कलेच्या माध्यमातून हे आपलं आणि आपल्यासोबतच्या सर्वच लोकांचं आयुष्य किती सुंदररित्या फुलवत आहेत हे बघायचं आहे आणि ते जाणून घ्यायचं आहे त्यांच्याकडूनच। 100% मोबिलिटीवरनं एखाद्या सैनिकाला किंवा एखाद्या व्यक्तीला ज्यावेळी अवघ्या 10%पर्यंतच मोबिलिटी किंवा हालचाल करता येणं, हा आघात पचवणं आणि त्या आघातातून बाहेर येत स्वतःचं आयुष्य सुंदर करणं एखाद्या कलेच्या माध्यमातून, हे खरंच आपल्या सगळ्यांसाठीच खूप मोठा धडा शिकवणारं आहे। आणि हेच जाणून घेऊया आपण या सैनिकांकडूनच। चला तर मग भेटूयात आणि जाणून घेऊयात त्यांच्या ह्या संघर्षाची गोष्ट आणि त्यांचा कलेसोबतचा हा सुंदर प्रवास। चला भेटूयात। तर आता आपण आहोत महाराष्ट्र पुणेमधील खडकी येथील पॅराप्लेजिक रिहॅबिलिटेशन सेंटरमध्ये आणि आज आपण भेटणार आहोत काही विशेष सैनिकांना, ज्यांना आपल्या कर्तव्य बजावताना किंवा ट्रेनिंगच्या दरम्यान काही दुखापती झालेल्या आहेत, त्यांच्या मानेखालील शरीराच्या संवेदना आता नाही आहेत आणि अशा वेळी त्यांना फक्त त्यांच्या मानेची आणि चेहऱ्याची हालचाल करणं शक्य होत आहे। या लिमिटेड मोबिलिटीमधून सुद्धा ते स्वतःला कशा पद्धतीत एका चांगल्या आयुष्याकडे घेऊन जात आहेत कलेच्या माध्यमातून, हे आपण जाणून घेणार आहोत त्यांच्याकडूनच। तर सर्वात आधी तुमच्या सगळ्यांचं मनस्संवादमध्ये खूप खूप मनापासून स्वागत। नमस्कार। नमस्ते मैडम। नमस्ते। तो पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इनके इंट्रोडक्शन से, तो हम इनसे ही जान लेते हैं कि ये कौन से फील्ड से है, कौन से डिफेंस सर्विसेज से है और कैसे यहाँ तक आए हैं। नमस्ते लाखे सर, तुमच्याविषयी सांगा। माझं नाव शंकर लाखे। मी महाराष्ट्र उस्मानाबाद धाराशिवचा आहे। अच्छा। मी इंडियन आर्मी इन्फंट्रीचा जवान आहे। मी 2097ला आर्मी जॉईन केली। मला 2001ला पॅरलाइज झालं। तेव्हापासून 3 वर्ष MS हॉस्पिटलमध्ये माझी ट्रीटमेंट झाली। त्यानंतर मी 2006ला पॅराप्लेजिक रिहॅबिलिटेशनमध्ये आलो। अच्छा। नंतर 2019 पासून मग पेंटिंग चालू केली। अच्छा। 2021ला मी MFचा मेंबर बनलो। त्यानंतर हे आहेत प्रशांत कांबळे। नमस्कार सर।
नमस्ते मैम। सर तुमच्याविषयी सांगा. मेरा नाम प्रशांत काबरे, मैं कर्नाटका बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से हूँ. मैं 2008 में थल सेना में मैं भर्ती हुआ था. अच्छा. मैं 2008 से 2014 तक सर्विस किया. उसके 2014 में मेरे को चोट लगा, स्पाइनल कोड में चोट लगा. उसके बाद मैं 3 साल मिलिट्री हॉस्पिटल खिड़की में ट्रीटमेंट लिया. उसके बाद मैं 2017 में बोर्ड आउट हुआ. उसके बाद 17 में नवंबर से मैं पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में आया. फिर यहाँ आने के बाद 2-3 महीने फिर मैं इधर उधर ही घूमता रहा. फिर हमारे साथियों से मिला तो फिर मैं बहुत पेंटिंग देखा. फिर मैं भी धीरे धीरे करना स्टार्ट किया. अभी 2019 में मैं मेंबरशिप का मिला. उसके बाद मैं अभी चल रहा है पेंटिंग. मृदुल जी नमस्ते. नमस्ते मैडम. यस, आपके बारे में बताइए. मैं एक्स लीडिंग एयर क्राफ्ट्समैन मृदुल घोष. मैं भारतीय वायुसेना का एक भूतपूर्व सैनिक हूँ और एक माउथ पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ. मैं भारतीय वायुसेना में 2006 में ज्वाइन किया था और ऑन ड्यूटी मेरा एक इंजरी हो गया था. इंजरी के कारण मेरा सर्वाइकल फ्रैक्चर हो गया था, गर्दन टूट गया था. ये गर्दन टूट करने के कारण मेरा गर्दन के नीचे जो शरीर है वो पैरालिसिस हो गया. ये 2010 में हुआ था. और इसका सबसे ग्रेटेस्ट पार्ट है कि इस पैरालिसिस में ब्लडर और बाउल का भी कंट्रोल नहीं होता. और हम उसके बाद से शुरुआत में 3 साल अलग अलग मिलिट्री हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिए. फिर 2013 में नवंबर में मेरा मेडिकल बोर्ड कंडक्ट हुआ और उस टाइम मेरा फिजिकल कंडीशन ऐसे पाया गया कि इसमें और मिलिट्री सर्विस हो नहीं सकता. फिर मैं बोर्डेड आउट हो गया, आउट ऑफ सर्विस हो गया. और 2013 के दिसंबर में ये पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में अपना एक्सटेंडेड रिहैबिलिटेशन के लिए ज्वाइन किया. और शुरुआत में जैसे होता है कि रिहैबिलिटेशन बना हुआ है सेंटर जो ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल और फिनेंशियल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड करने के लिए जो आर्म फोर्सेस डिसेबल सोल्जर्स है जिसको ऑन द लाइन ऑफ ड्यूटी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ है वही यहाँ पे रहते हैं. हाँ, फिर वहाँ पे शुरुआत में करने सब काउंसलिंग किए. फिर हम क्या कर सकते हैं. तो इस पैरालिसिस कंडीशन में मैं देखा कि माउथ पेंटिंग एक फील्ड है जो मैं बेहतर कर सकता हूँ. तो और इस चीज़ को मैं एक्सप्लोर किया कि इस क्या बेहतर मेरे लिए हो सकता है, मैं बेहतर कर सकता हूँ. तो पेंटिंग में मैं पहले से इंटरेस्टेड था लेकिन हो नहीं पाया. मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एक रिमोट एरिया से बिलोंग करता हूँ. फिर मेरे को पहले मौका मिला माउथ पेंटिंग सीखने का. फिर हम लोग एक एसोसिएशन है, इट इज़ ए इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर माउथ एंड फुट पेंटर्स. नमस्ते बीन्स कालके जी. नमस्ते मैडम. सर आपके बारे में बताइए. मेरा नाम सिपाही भीम कुमार कालके. मैं मणिपुर सेनापति डिस्ट्रिक्ट से हूँ. अच्छा सर. मैं इंडियन आर्मी का रिटायर्ड सोल्जर. मेरे को 2012 में सर्विस के दौरान स्पाइन पर में चोट लगी थी. तब से गर्दन से नीचे का हिस्सा पूरा पैरालाइज है. उसके बाद में मेरे को विभिन्न हॉस्पिटल में 4 साल तक वो ट्रीटमेंट वगैरह चलते रहा. इधर मैं 2016 में आया पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में. तब से मैंने ये माउथ पेंटिंग शुरू किया. अच्छा. माउथ पेंटिंग आर्टिस्ट एसोसिएशन के गाइडेंस में. और मैं 2020 में इसका प्राइमरी मेंबर बना और ये कर रहा हूँ, पेंटिंग वगैरह कर रहा हूँ. वेरी गुड सर. नमस्ते धन कुमार जी. नमस्ते मैम. सर आपके बारे में बताएंगे. मेरा नाम है एक्स हवलदार धन कुमार लामा. मैं 311 गोरखा राइफल से हूँ. अच्छा. मेरा गांव है वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग. अच्छा. तो मैं जब फौज में ज्वाइन हुआ 1993 में तो तकरीबन 20 साल देश का सेवा किया. अच्छा. तो 23 मई 2011 में मेरे को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुआ, रोड एक्सीडेंट. तो उसके बाद मेरे को तकरीबन NH घाटी में 3 साल रहा. उसके बाद 2014 में मेरा मेडिकल बोर्ड आउट. ओके. तो बोर्ड आउट होने के बाद मैंने सोचा था घर में जाने के लिए, लेकिन कुछ दोस्त ने मेरे को बोला कि घर जाने के लिए हमारा आश्रम नहीं. इसलिए पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर में रहने के लिए सलाह दिया. अच्छा. तो मैं 2014 में पैराप्लेजिक सेंटर में आया और यहाँ पे बहुत सुविधा है. ये हमारा इधर घूमने के लिए यहाँ रहने के लिए.
और आप भी माउथ पेंटिंग करते हैं? मेरी माउथ पेंटिंग 2022 अभी 1 साल हुआ मेरा। अच्छा। और नमस्ते सुधान बिश्नोई जी, सर आपके बारे में बताइए। मेरा नाम सुधान बिश्नोई है। मैं उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मैं 2009 में इंडियन नेवी में ज्वाइन किया। अच्छा। 2010 सितंबर 2 तारीख को मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। अच्छा। और मेरा गर्दन के नीचे का हिस्सा पैरालाइज है। और उसके बाद एमएच खड़की में एडमिट हुआ। एमएच खड़की में 3 साल रहने के बाद वहाँ से मुझे सर्विस से डिस्चार्ज किया गया, क्योंकि मैं 100% डिसेबल था। उसके बाद पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर पुणे खड़की में मैंने एडमिशन लिया। जो मेरे सीनियर्स थे वो मृदुल घोष सर है, उनसे इंस्पायर होकर फिर मैंने माउथ पेंटिंग शुरू किया। मैं 2017 में भी एक बार अप्लाई किया था, तब मेरा रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मैंने इतना अच्छे से नहीं कर पा रहा था। तो घोष सर से इंस्पायर होकर धीरे धीरे 2020 में दोबारा अप्लाई किया, फिर मैंने सिलेक्शन हुआ। ओके। पेंटिंग करते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, साथ में गाना वगैरह भी हम गाते हैं। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ, आप सभी लोग सिर्फ पेंटिंग ही नहीं, उसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं। मृदुल जी, आप इन सब में पेंटिंग के बारे में सीनियर है, आपने सबसे पहले पेंटिंग शुरू की है। यस मैम। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इसके लिए पहले अप्लाई करना पड़ता है माउथ एंड फुट ऑर्गेनाइजेशन, अगर ज्वाइन करना हो तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? अगर आप क्वालिफाइड है तो क्वालिफिकेशन का क्या क्राइटेरिया रहता है जो आपको अचीव करना पड़ा, और आपको वो करने के लिए इनिशियली, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे गाइड करने वाला उस वक्त कोई नहीं था, तो आपने ये कैसे स्टार्ट किया सर? पहले हम लोग यहाँ पे जितने भी बैठे हैं कोई बॉर्न आर्टिस्ट नहीं है, हम लोग सभी बेसिकली फौज के रिटायर्ड सोल्जर हैं। राइट सर। ऑन ड्यूटी इंजरी हो गया, पैरालिस्ट हो गए, यहाँ पे इस सेंटर में आए तो मैंने पाया कि माउथ पेंटिंग ऐसा एक फील्ड है जिसमें मुंह से ब्रश होल्ड करके पेंटिंग करना होता है। इसमें आपका अदर फिजिकल डिसेबिलिटी उतना डिस्टर्ब नहीं करता। राइट सर। तो इस फील्ड को मैंने चुना। तो ये जैसे ये हमको सिखाया कौन, और इस फील्ड में मेरे को हम लोग को आगे बढ़ाएगा कौन, ग्रो कौन करेगा, ये हम एक्सप्लोर कर रहे थे, तभी ये नाम हमको मिला कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर माउथ एंड फुट पेंटर्स। ये एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एसोसिएशन है। MFPA ऐसा एक इंडिया का जो MFPA है, तो उन्होंने ही उनका जो ट्रेनिंग फाउंडेशन के थ्रू उन्होंने 2 आर्टिस्ट भेजे जो हमको सिखाए। वो भी खुद ही हमारे एसोसिएशन का आर्टिस्ट भी है और एम्पूटेड है, डिसेबल्ड आर्टिस्ट है। तो उनको सिखाने का तरीका हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा। उनका हमको सीख पाए, कॉपी कर पाए। एबल्ड आर्टिस्ट से भी सीखे, लेकिन उनका तरीका हम उतना अडॉप्ट नहीं कर पाते। फिर शुरुआत में मैं जैसे सीनियर मोस्ट हूँ, शुरुआत में मेरे को बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो फेस करना पड़ा, फॉर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो पेंट्स रिलेटेड हो, मतलब अवेलेबिलिटी नहीं, लेकिन उसका हम कैसे यूज़ करें, कैसे तरीका, एप्लीकेशन कैसे करें। लेकिन जब मैं थोड़ा डेवलप हो गया तो बाकी भाई लोगों को वो चीज़ में तकलीफ होने नहीं दिया, ताकि उनको फास्ट ग्रो करा सकूँ। अभी हम लोग बढ़ते बढ़ते 6 हो गए हैं, तो वो सब चीज़ शुरुआत के तो हम उसको चीज़ को एक्सप्लोर किए और डेवलप किए। फिर जो फर्स्ट पार्ट था हम लोगों को मुंह में ब्रश रखने का, तो ये एक अजीब तरीका है। बहुत शुरू में बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत मुंह पे स्पिटिंग आता है, स्पाइट आता है, गर्दन में दर्द होता है, क्योंकि लगातार आप ऐसे घुमा रहे हो, तो वो एक स्ट्रेस शरीर में आते हैं। तो धीरे धीरे वो सहन हो गया। फिर धीरे धीरे जब आर्ट बनने लगा तो और अच्छा मजा आने लगा और अच्छा लगने लगा कि कुछ हो रहा है। तो ये सब चीज़ को हम इग्नोर करना शुरू कर दिए। अच्छा। ये तो इसको साथ ही चलना है, इसको साथ ही और अच्छा करना है, आगे बढ़ना है। फिर इसका अपने पेंसिल से की रहे? शुरुआत में हम पेंसिल से किया करते थे। पेंसिल से कितने दिन आपने प्रैक्टिस की? पेंसिल से लगभग पेंटिंग पर कब आए? पहले तो पहला पार्ट ये होता है कि आपको मुंह से पेंसिल होल्ड करना, जैसे ब्रश होल्ड करना होगा। तो शुरुआत में आपको 2-4 महीना स्पीटिंग बहुत आएगा। तो पेंसिल से क्या करते हैं, तो हम शुरू से छोटा-छोटा स्केच करते हैं या ABCD लिखते हैं, ताकि हम शुरुआत का क्या होता है कि आपका माइंड जैसा बोल रहा है आप उस हिसाब से पेंसिल वहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं क्या, ये बहुत बड़ी बात है। तो शुरुआत में मैं भी प्रैक्टिस किया, मेरे जूनियर भाई को भी प्रैक्टिस कराता हूँ। पहले स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, सर्कल, फंडामेंटल्स से करते हैं। मतलब आपको माउथ को ट्रेन करना पड़ता है। मैं पेंसिल स्केचेस लगभग 6 महीने तक किया। 6 महीने के बाद उसके बाद पोस्टर कलर में गया। अच्छा। पोस्टर कलर किया, फिर पोस्टर कलर में जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया फिर एक्रेलिक में गया। अच्छा। एक्रेलिक के बाद में वाटर कलर किया। वाटर कलर लास्ट में किया, कि वाटर कलर थोड़ा मैनेज मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम लोग के लिए ऑयल थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है इस कारण से, क्योंकि हम जब ब्रश को होल्ड करके पेंटिंग करते हैं तो ऑयल का फ्यूम्स आते हैं, तो उससे हेडेक होता है। नॉर्मली हम ऑयल थोड़ा अवॉइड करते हैं, लेकिन करते भी है। लेकिन मैक्सिमम हमारा जो पेंटिंग से वो एक्रेलिक मीडियम से है। पेंटिंग का सब्जेक्ट है,
सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, उसके रिलेटेड जो थे पढ़ाई थोड़ा सा है, वो हमारे जो MAPA के टीचर आते थे वो हिमसेल्फ एम्पुटेड होते भी BA फाइन आर्ट्स डिग्री होल्डर है। अच्छा। उनका नाम मनोज भिंगारे है। वो बहुत सारे जो आर्टिस्ट से हम मिले हैं, अभी लास्ट जो हमारा वर्कशॉप चला रोटरी क्लब के गाइडेंस में, बड़े बड़े आर्टिस्ट हमको आके सिखाए, जैसे वासुदेव कामत साहब आए थे, बाल जोशी साहब आए थे, किशोर सर आए थे, प्रकाश सर जो मुंबई के रिनोवेड आर्टिस्ट हैं। तो उनसे हम अपना कॉन्सेप्ट शेयर किया, उन्होंने अपना तरीका बताया, उनका तजुर्बे बताए, तो उसके बाद से थोड़ा माइंड और ओपन वाइड हो गए। सर अभी मुझे ये पूछना है आप सभी को कि आपने काफ़ी साल प्रैक्टिस करने के बाद ये आप यहाँ तक आए हो, लेकिन ये प्रैक्टिस करते वक्त जब इनिशियली आपने शुरुआत की तो ऑब्वियसली आपके जो भी अभी प्रॉब्लम है, जैसे कि पैरालाइज है या क्वाड्रिप्लेजिया है, तो उसकी वजह से आपको बॉडी में सेंसेशन नहीं है, लेकिन पेन का सेंसेशन, क्योंकि मैं देख रही हूँ आप सभी के हाथ पैर पे स्वेलिंग है, न्यूरोपेन है मैम, ज़्यादातर पेन भी रहेगा डेफिनेटली। यस है, 24 घंटा होता है पेन, अभी भी हो रहा है। राइट। लेकिन जैसा है कि कुछ चीज़ों को हम बदल नहीं सकते, जिसको बदल नहीं सकते उसको एक्सेप्ट करना ही बुद्धिमानी है। तो ये जो फर्स्ट शॉक है कि हम मोबिलिटी 10% पे आना, ये एक्सेप्ट करने में आपको आपके फैमिली मेम्बर्स और बाद में ये PRC, ये कैसे आपको सपोर्ट मिला है? फर्स्ट थिंग तो ये है, इसके बारे में बताइए ज़रा। मैं हेलीकॉप्टर बैकग्राउंड से हूँ, मेरा सिस्टम है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। तो मैं जिसमें मैं रेस्क्यू होइस्ट या सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस जो होते हैं, कार्गो होइस्ट ऑपरेशन होते हैं, फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस होते हैं, इसमें मैं ट्रेंड हूँ और मेरा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड है। तो वहाँ पे 100% फिट सोल्जर से 100% डिसेबल्ड कंडीशन में इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और इसको लेके फिर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल रियली था। तो जब भी इंजरी होने के बाद मैं देखा कि मेरे आस पड़ोस में मेरा मिलिट्री डॉक्टर से, मिलिट्री नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ है, तो मेरे मन में तो ये विश्वास था कि जो भी हुआ है गलत तो हुआ है, लेकिन मेरे लोग मेरे साथ है, मेरे मिलिट्रीज, मेरे डॉक्टर सभी साथ है, मेरे को अच्छा करके ही छोड़ेंगे। शुरुआत में ये दिमाग में कभी नहीं आया कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे या लाइफ टाइम ऐसे रहना है, ऐसा कभी सोच नहीं आया। शुरुआत में डॉक्टर्स जैसे बताते कि डेडिकेटली वो मेडिसिन खाया, फिजियोथेरेपी लिया, एक टाइम पे के बाद खुद ही महसूस हुआ, दूसरे ओल्ड पेशेंट्स को देखे कि वो लोग इतने दिन से हैं, तो धीरे धीरे अपने को भी समझ में आ गया कि ज़्यादा पहले जैसे सिचुएशन में वापस नहीं आ सकते हैं। लेकिन कभी डिजर्टेड नहीं हुआ, कभी हेल्पलेस लगा नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा कि अरे पूरा तो बर्बाद हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे चारों ओर हमारे साथी थे और लगा कि जो झेल सकते हैं उनको ही हो सकता है तकलीफ देते हैं भगवान। तो जो तकलीफ को तकलीफ मान के लिया नहीं, लेकिन हाँ घर वालों को तो दिल पूरा टूट गया था। मैं घर का बड़ा लड़का हूँ मेरे पेरेंट्स के, तो मैं मेरा फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन के थे, मिल्कमैन कम्युनिटी से मैं बिलोंग करता हूँ। फिर मेरा ऐसा कंडीशन हो गया तो जो फैमिली का सोल ब्रेड विनर है मैं ही था, तो थोड़ा मेंटली घर वाले कोलैप्स हो गए। लेकिन मैं पाया कि अगर मैं स्माइल करता हूँ तो वो और ज़्यादा स्माइल से उनको स्ट्रेंथ मिलता है। तो उनके सामने कभी मैं जाहिर नहीं किया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, उनको मैं ही हौसला देता रहा, कुछ नहीं हुआ है, जो अभी तो जान है तो जहान है, अभी हमारा मिलिट्री हमारे साथ है। तो अभी सर्विस में पहले सर्विस सैलरी था, अभी पेंशन है, लेकिन पेंशन भी ठीक ठाक अमाउंट है। लेकिन इस कंडीशन में भी घर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो बराबर मैंने किया, मेरे ब्रदर को सिस्टर को एजुकेट किया, मेरे सिस्टर के लास्ट ईयर में बड़े फुल डिग्निटी ऑनर में शादी कराया। तो इस कंडीशन में भी है कि भी कुछ कर पा रहा हूँ, हो पा रहा है, ये सबसे तसल्ली देता है। हम लोग टाइम टू टाइम आर्ट फेस्टिवल हो या एग्जीबिशन हो इसमें जाते हैं। लास्ट मंथ हम लोग मुंबई के नेहरू सेंटर आर्ट गैलरी में किए हैं। 2020 में MAPA इंडिया का एक्सीलेंस अवार्ड आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिला था, इस बार भी मेरे को आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिला है। लास्ट ईयर अक्टूबर महीने में मेरे को डॉक्टर बत्रा से अवार्ड मिला, पॉजिटिव हेल्थ अवार्ड एज ए पॉजिटिव हेल्थ हीरो। और मेरे को खरकी कैंटोनमेंट बोर्ड जो हमारे हैं यहाँ से भी एक अवार्ड मिला था, वैल्यूएबल पर्सन ऑफ द एरिया। मिलिट्री में कोई इंडिविजुअल चीज़ होता नहीं है, हम जो भी करते हैं ग्रुप में करते हैं, हमारा आइडेंटिटी इंडिविजुअल नहीं है, हमारा स्ट्रेंथ यूनिटी है। 6 में से 5 अभी हम लोग प्राइमरी मेंबर है उस एसोसिएशन के। हर महीना हम लोगों को $150 स्कॉलरशिप आता है। हाँ, और वो स्विट्जरलैंड से। और MAPA हमारे लिए बहुत बड़ा बून है, क्योंकि उनके हेल्प के बगैर ये हो नहीं पाता था। और सबसे बड़ी बात है ये सेंटर। ये सेंटर में हम इसलिए रहते हैं
बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि ऐसा नहीं, घर में तो सभी के पास इतना अमाउंट है या इतना प्रॉपर्टी है कि आराम से मतलब जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है हम लोगों को, मेडिकेशन। हम अपने नेटिव प्लेस में प्रॉब्लम क्या है, रोडवे कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है और मेडिकेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग जितने भी है हम लोग राउंड साल भर सुपरविजन में रहते हैं डॉक्टर्स के, स्पेशलिस्ट के। तो हर 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में हम लोगों का चेकअप्स होते हैं। जो इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो वो इम्प्रूवमेंट जो हुआ है वो डे टू डे ना हो, और जो अभी कंडीशन है ये कंडीशन मेंटेन रहे, इसलिए मेडिकेशन है। तो स्पाज्म कंट्रोल में रहे उसके लिए मेडिसिन है। तो ये मेंटेनेंस मेडिसिन है। और जो आप चेकअप्स की बात किए कि हम लोगों का खुद से कोई यूरिन और मोशन पास नहीं कर सकते, तो यूरिनेशन का प्रॉब्लम बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोगों को होता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, बेड सोर्स, ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसको हम तो बहुत ही केयर करते हैं कि ना हो, लेकिन हो भी जाता है। तो कॉम्प्लिकेशन हम लोग ऐसे बैठे रहते हैं इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग कुछ एक्सरसाइज नहीं कर पाते। हम लोगों का फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं, बहुत ही कम, थोड़ा जो योगा कर लेते हैं, ऐसा इतना ही। कंडीशन में हम लोग सभी क्वाड्रिप्लीजिक है, सभी का सर्वाइकल फ्रैक्चर है, गर्दन के नीचे सभी का पैरालिसिस है। हम हाथ थोड़ा सा मूवमेंट है लेकिन हाथ में सेंसेशन नहीं है, हीट एंड कोल्ड का भी सेंसेशन नहीं है, टच सेंसेशन भी नहीं है। तो इस कंडीशन में हम टेम्परेचर अगर 40 डिग्री के ऊपर हो गया तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। एट द सेम टाइम अगर लेस देन 10 डिग्री हो जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, हाथ पाँव में सूजन आ जाता है, स्पाज्म बढ़ जाते हैं, बॉडी बहुत अकड़ जाते हैं। तो इस रीजन से हम अपना नेटिव प्लेस में ज़्यादा रह नहीं पाते। लेकिन पुणे का एटमॉस्फेयर इस हिसाब से बेस्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर और जो वेदर कंडीशन है बहुत स्टेबल है, तो हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छा रहते हैं। और सबसे ग्रेटेस्ट पार्ट है हमारे पीछे मिलिट्री हॉस्पिटल है। और सबसे बड़ी एम्बैरेसिंग पार्ट है जैसे मोशन का कंट्रोल नहीं है, तो हम लोग 30-35 ईयर्स ओल्ड है सब, इस कंडीशन में कि हम लोग को ऐसे एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह मेंटेन करना पड़ता है। ये जो लाइफ है इट्स ऑल अबाउट मेंटेनेंस, हम जितना अच्छा मेंटेन करेंगे उतना दिन जी पाएंगे। तो जो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ये जो सिक अटेंडेंट्स है, हाउस कीपर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सब मिला के हम अच्छे रहते हैं। ये ना हो तो हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। हमारा हाउस कीपर्स होते हैं, वो हमारा जो यूरिनेशन मोशन का मेंटेनेंस वो करते हैं। तो ये चीज़ सबसे ग्रेटेस्ट पार्ट है। इन जो हमारे अटेंडेंट्स है या इनसे हम लोगों का कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन जो रिश्ता अभी बना है, दिस बॉन्ड इज़ मोर डिवाइन एंड प्योर एंड फ्रॉम हार्ट। तो वही अभी हमारे रिश्ते जो है वही बड़े रिश्ते हैं। भाई बहन से तो हम ईयरली वंस या ट्वाइस ही मिलते हैं। हमारे एक डेडिकेटेड नर्सिंग रूम है और हमारे नर्सिंग असिस्टेंट भी है। तो छोटा जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर डेवलप होने से पहले यहाँ किल हो जाते हैं। फौज में थे, अभी एक साथ रहते हैं, सभी सेलिंग इन द सेम बोट, पासिंग थ्रू सेम स्टॉर्म। सब दूसरों को इनकरेज करके हौसला देके जीते रहते हैं, पेंटिंग करते रहते हैं, मजे करते हैं। आपका रूटीन कैसे रहता है, आप उसके बारे में बताएंगे? जैसे सवेरे भी मयूर में 5 बजे बैठते हैं, व्हीलचेयर चलाते हैं, मैनुअल चेयर में बैठते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, फिर आने के बाद दोबारा ब्रेकफास्ट करके नहाते हैं, वो पहले नहाते फिर उसके बाद एक 1 बाय 1 हाँ सिंक्रोनाइज, कोई एक साथ सबको नहीं हो पाएगा, बराबर। धीरे धीरे करके फिर तैयार होते हैं। फिर आके हम और पेंटिंग में हम लोग लगभग 9:30-10 बजे तक सब आ जाते हैं। फिर 2 घंटा करते हैं 12 बजे तक, फिर 12 बजे लंच करते हैं। फिर जाके हम जाएंगे तो अटेंडेंट को पता है कि अभी उनको लेट करना है, तो वो लोग हमें लेटा देना। एक तो हम लोग कभी कोई पेंटिंग का जरूरत पड़ता है एक्स्ट्रा, हम लोग शाम को जाके बैठते हैं, गाना वगैरह गाते हैं। इससे बाहर भी जाते हैं हम अपना चेयर पे खुद, ये जो मोटराइज व्हीलचेयर मिला है इसमें हम खुद जा सकते हैं। हाँ, प्रेमाइस के बाहर भी जाकर घूमते हैं मैम। तो एक्चुअली मॉर्निंग टाइम में हम लोग पेंटिंग करते तो इवनिंग में प्रेफर करते जाने के लिए। 4:30 से मैं 6 o'clock तक पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी पुणे यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस लर्निंग में एमए कर रहा हूँ। मैं राइटर का हेल्प लेता हूँ। राइटर का हेल्प लेके मैं पुणे यूनिवर्सिटी से पहले ग्रेजुएशन किया, अभी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ। फिर 7:30 हमारा डिनर टाइम है, 7:30 डिनर करके फिर 8:30 तक मैं बेड में जाता हूँ। फिर मेरा फिर ब्लड इवैक्यूएट करना पड़ता है 9 बजे। फिर 9 बजे इवैक्यूएट करने के बाद 10 बजे करवट लेके टीवी लाइट्स ऑफ, टीवी ऑफ, मच्छरदानी नीचे। फिर 10 बजे के बाद रूटीन है आपका? हाँ, फिर 10 के बाद फिर रात को 12 बजे होता है पोजिशनिंग, करवट बदल देते हैं। फिर 3 बजे करवट बदल देते हैं, फिर 5 बजे। तो वो आपके अटेंडेंट्स जो हमारे नाइट स्टाफ आते हैं, हाँ। वो हमारे सभी को, जो हमारा कंडीशन है सभी को, क्वाड्रिप्लीजिक हम अपना करवट नहीं बदल पाते, और करवट नहीं बदलेंगे तो बेड सोर्स हो सकते हैं। तो ये से बचने के लिए हमारा जो सिक अटेंडेंट होता है डेडिकेटेडली 2 घंटे में 3 घंटे में अपना पोजिशनिंग कर देते हैं। पोजीशनिंग करते वक्त आपकी नींद खुलती नहीं है? खुलता है, तो डिस्टर्बेंस तो होता ही है, लेकिन ये अभी ये पार्ट ऑफ लाइफ, अभी ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। अभी इस कंडीशन में हम लोग 10 ईयर्स 12 ईयर्स से है,
तो रूटीन का एक पार्ट हो गया, अभी उतना महसूस भी नहीं होता है। नहीं, ये हर दिन हम करते हैं डेडिकेटेडली, बोल के हम अच्छे हैं। तो हमारा जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, इसका आसपास के एटमॉस्फेयर भी बहुत फ्रेंडली है, चाहे वो मार्केट हो, चाहे बैंक हो, चाहे हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल खड़की क्यों ना हो। हम इस कंडीशन में इस व्हील चेयर में जाके खुद से ही इंडिविजुअली जाके स्पेशलिस्ट डॉक्टर दिखा के मेडिसिन कलेक्ट करके 1 घंटे में रिटर्न आ जाते हैं। बहुत ही ये जो चारों ओर से ऑलराउंड एक प्रोटेक्शन है ना मैम, इस एनवायरनमेंट में, इस सेंटर में, इसलिए तो हम लोग कर पाते हैं। हमको इस करने से खाना कहाँ से आएगा, कितने बजे, किसी चीज़ से सोचने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि आस पड़ोस में जब हम घूमते हैं, एक अलग सा एक रिस्पेक्ट है। महाराष्ट्र में तो स्पेशली है, महाराष्ट्रियन दे आर वेरी मच नो सोल्जर्स के प्रति एक काइंड कंसर्न है। तो यहाँ बाहर हम जाते हैं, जानते कि फौजी है तो सब में प्रायोरिटी आगे करना, हेल्प करना। मार्केट जाते हैं तो जो चाहिए हमको पहले वो लाके देते हैं, बैग में डाल देते हैं, पैसे लेते हैं, पैसे रिटर्न डाल देते हैं। तो सभी जानते हैं आस पड़ोस में। तो ये आस पड़ोस का जो माहौल है ये भी बहुत ही फ्रेंडली है। फैमिलीज के साथ भी रहने वाले, जैसे कि लाखे जी है और लामा जी आप भी हैं, तो आपके बारे में बताइए कि आपके फैमिली यहाँ पे, आपके बच्चे यहाँ हैं, वो उनकी भी स्टडी चल रही है, उसके बारे में बताइए। मैं फैमिली के बारे में बोलना चाहता हूँ कि जब से चोट लगा था उससे 2 दिन से मेरा साथ नहीं है। जैसे यहाँ का रूटीन बताया था वैसे फैमिली मेम्बर का भी रूटीन है। अच्छा। तो सुबह मेरा वही 4 बजे जागता है, उसके बाद 5:30 में मैनुअल चेयर में बैठता हूँ, 1 घंटे तक करता हुआ। उसके बाद फिर 1 घंटे योगा करता हूँ। अच्छा। फिर 8 बजे जाता हूँ, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करता हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद सेम रूटीन। बच्चे एक लड़का एक लड़की है। लड़की ने MBA क्लियर करके अभी अरे जॉब वाह, कर रहा है। वेरी अभी नाइस। लड़का इस साल से MBA कर रहा है। बहुत सपोर्ट मिलता है। राइट। और फैमिली साथ में होने का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। सर, तो आपके बारे में बताइए। मला 2 मुलं आहेत। इंजुरी 2001 ला झाल्यापासून पूर्ण आक्षेप झाला होता ही मुलं वगैरे कशी काय इंजुरी दोन्ही हातमध्ये ज्यावेळेस लागलं त्यावेळेस दोन्ही खांदे पण नव्हते आले। आता तरी हात वगैरे थोडा आला। नंतर मग आता हे कसं काय मुलं हे करायचं, मिसेसचा सपोर्ट मला खूप भेटला। अच्छा। अरे वाह। मुलगी माझी लास्ट इयर इंजिनियर करते अरे वाह। आणि मुलगा 12वीला लग्नात। पण हे एक समाधान आहे ना की जरी आपण आज क्वाड्रिप्लेजिक असलो तरी सुद्धा आपणही चांगलं करतोय आणि आपली फॅमिली पण ह्या PRCच्या सपोर्टमुळे खूप छान करते। जैसे इधर करवट बदलते रहे उधर भी फैमिली 2 घंटे 3 घंटे के बाद करते हैं। रात भर करते रहता है। अरे सो स्वीट। डिफेंस सर्विस में काम करना ये जॉब नहीं है। राइट। ये फर्स्ट थिंग तो ये है कि यहाँ आने वाला आदमी अपने मन में बहुत ही ज़्यादा देश प्रेम लेके आता है और देश की सेवा की भावना से आता है। और हर कोई जो जवान एक भी अगर आपके फैमिली से अगर डिफेंस में काम कर रहा है तो पूरी फैमिली उसके पीछे सपोर्ट रहता है। और सर, आप दोनों से मैं पूछना चाहूँगी कि आप, जैसे कि सर ने बताया, मृदुल जी ने भी बताया कि आप में से किसी ने भी पहले कभी पेंटिंग हाथ से किया ही नहीं था। पेंटिंग करते वक्त आपकी गर्दन की मूवमेंट को एक लिमिटेशन है, ठीक है, तो आपको पेंटिंग को रोटेट करना होता होगा, जैसे मैंने देखा आप लोग जिस तरीके से करते हो, तो ये आप कैसे करते हो? पहले तो मैम मैं बताता हूँ कि मैं शुरुआत में कोई पेंटिंग वगैरह किया ही नहीं। राइट। मैं स्कूल में भी ज़्यादा ड्राइंग वगैरह करता नहीं था। ठीक है। फिर मैं पढ़ाई भी ठीक से नहीं होता क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी इतना वीक था कि स्कूल में कम काम में ही ज़्यादा रहता था। राइट। ऐसे करते करते मेरा मतलब आप काम करके स्कूल करते थे और वैसे आपने आपका स्कूलिंग कंप्लीट करके उसके बाद जैसे मेरा 12वीं पास हो गया उसी टाइम मैं भर्ती हो गया था। अच्छा। फिर मैं 4-5 साल फौज में नौकरी करने के बाद छुट्टी के टाइम पे मेरे का एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में आने के बाद फिर मैं 3-4 साल रहा। फिर यहाँ आने के बाद तो मैं लगा तो मैं ज़्यादा उदास भी नहीं होता था क्योंकि जो हो गए उसके बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं। गोल सर को देखा तो फिर ये लोग भी मुँह से करता है तो फिर मैं भी ड्राइंग वगैरह तो मोटिवेशन मिला आपको घोष सर से। फिर ड्राइंग करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे गोल बनाना, ये अलग अलग। फिर ऐसे करते करते 4-5 महीने मैंने सीज पेंसिल से काम किया। फिर वैसे फिर पोस्टर कलर में किया। फिर मेरा थोड़ा हाथ में मूवमेंट है इसलिए क्या मैं खुद ही वो कैनवास वगैरह कभी कभी मैं खुद ही करता हूँ, नहीं तो
हमारे साथ तो हमेशा रहता ही है कि अब कुछ ना कुछ करने के लिए पानी वगैरह चेंज करना पड़ता है, कलर वगैरह देना, अलग अलग कलर वगैरह इसलिए हम लोग करते हैं। तो ब्रश देना, ब्रश धोना, पैलेट्स में कलर देना, कभी कभी पेंटिंग को रोटेट कर देना, कभी कभी सब कुछ उलट जाते हैं, पानी गिर जाते हैं, वो उलट गया, हाँ ब्रश गिर गया, इजल उलट गया, पेंटिंग उधर गिर गया, फिर उसको रोटेट ऐसा ठीक करके देना। तो एक हमारा ये हेल्प के लिए एक रहते हैं, उनके हेल्प के बिना हम नहीं कर पाए, क्योंकि हर चीज़ के लिए हेल्प चाहिए। चाहे हम कलर का ट्यूब से कलर निकल नहीं सकते, ब्रश को उठा के मुंह पे डाल नहीं सकते, या पेंटिंग को अगर रोटेट कराना हो, बड़ा पेंटिंग हो, साइज बड़ा है तो वहाँ तक पहुँचता नहीं, तो वो कन्वीनियंस के लिए हमको एक हेल्प की जरूरत होता है, तो वो रहते हैं, उनके सामने हम लोग करते हैं। शुरुआत में सीनरीज का सबसे प्लस पॉइंट यही है कि आपको एकदम माइन्यूट मिलीमीटर में वर्क करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। फिर धीरे धीरे जब बाकी चीज़ में धीरे धीरे जाते हैं, जैसे पोर्ट्रेट में, इसमें तो उसमें बहुत सारे चीज़ दिखता है, तो वो तो एक्यूरेसी की बात होता है, कलर्स का अप डाउन्स की बात होता है। तो शुरुआत में ऐसा लगता है किसी को मानना नहीं चाहिए, वो आपका दिमाग आपको वो चीज़ कराएगा, और वो चीज आप करते जाओगे तो आपका एक खुद का ही एक तरीका बनेगा। कितना पॉजिटिव अप्रोच है कि अगर आप खुद को पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस देते रहोगे तो ऑब्वियसली आपके माध्यम से जो आउटपुट निकलेगा वो भी अच्छा ही होगा। बस आपके लगन होना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए, और मेहनत करनी और बात है कि हमारा जो इनर इंस्टिंक्ट है ज़्यादा स्ट्रांग है। सबसे बड़ी बात है हम सभी ऑक्यूपाइड है, इस कंडीशन में बहुत सारी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड हो गए हैं, बहुत कुछ काम कर नहीं पाते, हम लोग स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं, जो सोल्जर की एक अहम पार्ट होता है फिजिकली फिट रखने के लिए। तो जब आप इस चीज़ के बारे में सोचेंगे तो आपका दिमाग ही आपको वो सब सब्जेक्ट प्रोवाइड कराएगा। मन में इच्छा है, मोटिवेट होता है कि नहीं अभी तैयार होना है, अपना हेल्थ भी अच्छा रखना है, बीमार नहीं पड़ना है, अगले महीने इवेंट में जाना है, अगले महीने एग्जीबिशन करना है, अगले महीने उधर शो है, तो ये जो चीज़ है तो वो चीज़ आपके दिमाग में घूमता है। तो आप मेंटली जो ये फिजिकल लॉसेस है, पेन से, ये तो है ही एगोनी, सब तो सभी के लॉसेस है, पेन से तकलीफ है, दुख है, घर से दूर है, परिवार नहीं है, सिंगल है, बहुत सारे बचे टॉपिक्स है। अल्टीमेटली खुशी की बात यही है कि हम कर पा रहे हैं। इस कंडीशन में भी हम कुछ कर पा रहे हैं। अगर एक पेंटिंग रेडी हो जाता तो अच्छा लगता, हाँ आज मैंने ये किया, और सब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। पेंटिंग वगैरे काय दुखतंय वगैरे एवढं लक्षात येत नाही। एकदम चांगलं फील होते। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, रियली ग्रेट। आपसे हमें गाना भी सुनना है और आपकी बाकी एक्टिविटीज और आपके पेंटिंग्स भी देख, जैसे कि आपके यहाँ सेंटर में एंटर करते वक्त ही एक लाइन लिखा हुआ है, हाँ, तो वो इट इज नॉट द डिसेबिलिटी बट द एबिलिटी दैट काउंट्स एक्चुअली। तो डिसेबिलिटी ये आपकी पहचान नहीं है, आपकी एक कला या हम लोग सोचते हैं, हमारे लिए ये बात है, डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी एक डॉक्यूमेंट मेंटेनेंस के लिए एक वर्ड है बस, कि छुपना नहीं है, अगर टैलेंट है तो बाहर आना चाहिए। डेफिनेटली। और आप सभी से मिलकर मुझे इतना अच्छा लग रहा है, सच कहूँ मुझे यकीन है कि आपके माध्यम से और इस प्रोग्राम के माध्यम से जब लोग आपसे मिलेंगे और ये आपके बारे में जानेंगे तो उनको भी इतना ही फ़क्र महसूस होगा कि हमारे जवान ना ही सिर्फ देश की सीमाओं के रक्षण कर रहे हैं, तो आप आज भी सभी के लिए एक मिसाल हो। और आपकी ये जो पेंटिंग्स है, ये आपकी जो कला है, ये आपकी असली पहचान है। और मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है। और आप सभी ने हमारे साथ ये सारी बातें साझा की है, आपके एक्सपीरियंसेस साझा की है, तो इसके लिए मैं आप सभी के तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू मैम, आप आए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मैम। इसके लिए मैं आपको यही प्रेयर करूँगी कि आप सभी जल्द से जल्द और भी अच्छे हो जाइए और बहुत अच्छे से काम करें। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू सो मच। एक्सीलेंट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। बस। सावध आणि दक्ष राहत 12 महिने 24 तास आपल्या देशाच्या सीमांचं संरक्षण करणारे आपले हे स्थल, जल आणि वायुसेनेचे जवान. आपल्याला सर्वसामान्यपणे वाटत असतं की युद्ध नाही तर सैनिक जखमी होत नाहीत, पण तसं नाही. युद्धाव्यतिरिक्त सर्जिकल स्ट्राईक, शांतता कारवाई, नैसर्गिक आपत्ती, संकट समय अत्यावश्यक सेवांसाठी आपल्या रक्ताच्या नात्याच्या नसलेल्या पण देशबांधव असलेल्या सर्व देशवासियांच्या रक्षणासाठी कर्तव्य निभावणारे हे जवान स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावतात आणि प्रत्येक ऑपरेशन यशस्वी करतात. पण म्हणतात ना, प्रत्येक यशोगाथेमागे आणि प्रत्येक कारवाईमागे कित्येकांचं बलिदान असतं, ज्याची आपणा सर्वसामान्यांना जाणीवही नसते. भारतीय नागरिकांचा घास रोज अडतो ओठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी, सैनिक हो तुमच्यासाठी.
युद्धजन्य परिस्थितीच्या वेळी सगळ्यांच्या मुखात असणारे हे शब्द आज कदाचित आपल्या मुखात नाहीत, कारण युद्धजन्य परिस्थिती कुठेही नाही आणि आपण आपापल्या घरांमध्ये सुरक्षित आयुष्य जगत आहोत. पण ज्यांच्यामुळे आपण आपलं हे आयुष्य आणि स्वातंत्र्य उपभोगतोय त्यांचा विसर पडणं हे खरंच कृतज्ञतेचं लक्षण नाहीये का? कर्तव्य बजावत असताना जखमी आणि जायबंदी झालेले हे जवान यांना शत्रू, परिस्थिती आणि शारीरिक व्याधी जरी संपवण्याचा प्रयत्न करत असले तरीही सैनिकी शिक्षणाचा पाया असलेलं नेव्हर से डाय स्पिरिट त्यांना मरू देत नाही आणि हरूही देत नाही. या सैनिकांना दिव्यांगतेकडून सक्षमतेकडे घेऊन जाण्याचा एका मोठ्या विचाराने प्रेरित असलेली PRC अर्थात पॅराप्लेजिक रिहॅबिलिटेशन सेंटर सारखी संस्था म्हणजे या सर्व दिव्यांग सैनिकांसाठी एक वरदानच आहे. शारीरिक क्षमतांपलीकडे स्वतःच्या आंतरिक क्षमता ओळखून त्या विकसित करण्याच्या प्रवासाला इथे खऱ्या अर्थाने सुरुवात होते. प्राप्त परिस्थितीचा स्वीकार करत त्यातून उत्कृष्ट कामगिरी करण्याचं धाडस हाच खरा आत्मसन्मानाच्या दिशेचा प्रवास आहे हे ही संस्था यांना नव्याने शिकवते. मानवी मनाचं सामर्थ्य हे कल्पने पलीकडे आहे आणि तेच जाणून स्वतःला शारीरिक क्षमतांच्या पलीकडे घेऊन जायला या सैनिकांना प्रवृत्त केलं जातं. शौर्य म्हणजेच स्थिरता, जी निव्वळ धडधाकट शरीराने येत नाही तर ती येते आत्मिक धैर्याने आणि ते मिळतं दुर्दम्य आशावादातून. आणि हाच दुर्दम्य आशावाद या सैनिकांना जगायला आणि अधिकाधिक चांगलं काम करायला प्रेरित करत राहतो. आणि त्यामुळेच आज हे सैनिक निव्वळ जगत नाही आहेत तर स्वतःच्या जगण्यातून इतरांना जगण्यासाठी आदर्श निर्माण करतायत. आणि म्हणूनच PRCच्या ह्या भिंती इथल्या पॅराप्लेजिक आणि क्वाड्रिप्लेजिक सैनिकांच्या गौरवगाथा गाताना दिसत आहेत. इथला प्रत्येक जवान काय करतोय? खरं तर हा काय काय करत नाही हा प्रश्न असायला हवा. मर्यादित हालचालीतून कलेची साधना करणारे हे शूरवीर जवान ह्यांचं मनोबळ कुणीही खच्ची करू शकत नाही. आणि म्हणूनच त्यांनी काढलेली ही चित्र ही निव्वळ चित्र नाहीत तर ह्या सैनिकांच्या दृढ, निश्चयी आणि धीरोक्त मनाचं ते प्रतिबिंब आहे. चित्रकलेसोबतच ते गाणी गातायत, कविता करतायत, शिक्षण घेतायत, अनेक सगळ्या गोष्टींचा आस्वाद घेतायत, अनेक रंगांनी स्वतःसोबतच इतरांचं आयुष्य खुलवण्याचं काम करतायत. कलेच्या पंखांनी यशाच्या अवकाशात उत्तुंग भरारी घेणारे हे खरेखुरे योद्धे आहेत. आणि आयुष्य रडत नाही तर लढत जगायला हवं हे प्रत्यक्ष वागण्यातून दाखवणाऱ्या या खऱ्या खुऱ्या हिरोंना आणि त्यांच्या या लढवय्या वृत्तीला आमचा मानाचा मुजरा. तर मंडळी, आताच आपण या सर्व माजी सैनिकांशी चर्चा केली. ह्या गप्पांमधून, या चर्चेमधून तुम्हाला एक नक्कीच जाणवलं असेल, हे क्वाड्रिप्लेजिक सैनिक जे आहेत, ज्यांना अगदी लिमिटेड म्हणजे त्यांच्या चेहऱ्याची आणि मानेची हालचाल करता येते आणि त्यातूनही ते इतकं सुंदर पेंटिंग्स, इतकं सुंदर चित्रकला आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि ह्यातून खरं तर ते आपल्याला जीवन जगण्याचा धडा देत आहेत. यांच्याशी बोलताना हे प्रत्येक क्षणी जाणवतं की आपण एक सर्वसामान्य माणूस म्हणून जगत असताना छोट्या छोट्या गोष्टींचा किती बाऊ करत असतो. छोट्या छोट्या दुःखांमधनं, छोट्या छोट्या इन्सिडेंटमधनं आपण हताश होऊन जातो. काही जण नशेच्या आहारी जातात, काही जण दारूच्या आहारी जातात, काही जण अगदी आत्महत्येपर्यंतचा टोकाचा निर्णय घेतात आणि आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न करतात. पण आयुष्य हे किती अनमोल आहे आणि ते अनमोल आयुष्य आपण आपल्या मेहनतीने, प्रयत्नांनी कशा पद्धतीत खुलवू शकतो हे समजण्याचा, हे जाणण्याचा हे एक मूर्तिमंत आपल्याला धडा देत आहेत. म्हणजे ह्या ओळी आहेत ना, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. हे आयुष्य, स्वतःचा अस्तित्वाचा शोध हे प्रत्येकजण ह्याही अवस्थेत घेत आहेत. तर मला वाटतं आपण नक्कीच हा प्रयत्न स्वतःच्या आयुष्यात करू शकतो आणि स्वतःचं आयुष्य चांगलं जगू शकतो. या सगळ्यांच्या या कामाला, ह्या मेहनतीला एक सॅल्यूट करून आजचा कार्यक्रम इथेच थांबवते आहे. तोपर्यंत तुम्ही आमचे कार्यक्रम पाहत राहा, आमचे व्हिडिओज पाहत राहा, त्यांना लाईक, शेअर आणि जर चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात आणि तोपर्यंत
फॉलो युअर हार्ट अँड एन्जॉय दी आर्ट. नमस्कार. नर्मदे हर.